लोकतंत्र बचाओ समिति के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी जी और दूसरे ऑफिस बेयरर्स यशवंत चौधरी साहब, रिजवान खान साहब, धूलीचंद साहब, फतेहचंद बागला साहब, रुपेश चड्डा साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले भारत देश के मालिक और सिटीजन, हमारे प्रेस के साथियों को सबको जय भीम, जय संविधान, जय भारत और सलाम। लोकतंत्र बचाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये है सबसे महत्वपूर्ण विषय। और मैं ये समझता हूँ इस पे मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग रोज़ देखते हैं तो उसकी आदत इतनी पड़ जाती है कि हम उसकी बुनियाद तक जाते भी नहीं हैं। जैसे हमें हवा पानी की अहमियत ही पता नहीं रहती, क्योंकि आराम से मिल रही है रोज़, ना हम उसकी डिटेल में जाते हैं, बुनियाद पे जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ से, जो दिल से अंबेडकरवादी नहीं हैं, दिखावे से हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग हो गए हैं, संविधान बचाने के लिए भी बहुत सारे लोग आ गए हैं मैदान में। ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ साल पहले जब हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की थी तो लोग हैरान होते थे, भाई ये संविधान तो बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और किताब है, उसे कोई चेंज थोड़ी कर रहा है। चेंज करता है तो पार्लियामेंट से करता है। लेकिन आज सब लोग मान रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और बाबा साहब को जो उनकी सही जगह है वो भी आज देश में स्वीकृति मिल रही है चारों तरफ से। इस बात का भी हम सब लोगों को बहुत खुशी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम लोग सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सही रास्ता हमारे देश को सच में दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी बनाएगा, बल्कि ताकतवर के अलावा एक ऐसा देश बनाएगा जिसको सब लोग देख के सीखें कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। ऐसी मुझे उम्मीद है। बाबा साहब का जो नाम आजकल सब जगह प्रोमिनेंस में आ रहा है, उसका एक फायदा हम अम्बेडकरवादियों को ये होगा कि हम अब अगले स्टेप की तरफ जाएं कि बाबा साहब को तो मानने लगे सब, अब उनकी मानने की भी रास्ते पे हम लोग ले जाएं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, हमारे देश का निज़ाम बनाया था, अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रुकावटें बहुत थी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा आज, आप सब लोग जानते हैं। तो उसकी बुनियादी जो चीज़ थी वो 3-4 चीज़ें बुनियादी हैं। एक तो इस देश के हर एक नागरिक को इस देश का बराबर का हकदार और मालिक बनाया था। कैसे? एक वोट का अधिकार देकर। तो देश में अगर सबसे कीमती चीज कोई बाबा साहब का गिफ्ट है, सबको एक वोट का अधिकार देके बराबर का मालिक बनाया। डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है कि देश तो बहुत अमीर हो गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या मोदी जी बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं, लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो यह लोकतंत्र की हत्याकार, लोकतंत्र की जो एक तरीके से बचाने की जो आवश्यकता पड़ रही है, ये है उसकी सबसे बड़ी वजह कि अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे लोगों ने देश की जो संपदाएं हैं उस पे अपना एक अधिकार कर लिया है। किस तरीके से? बगैर कोई आपको रास्ते में रोक के आपकी जेब से पैसे निकाले, या बैंक में बंदूकें ले जाके रिजर्व बैंक को तोड़ के उसमें से पैसे निकाले, लेकिन इन इफेक्ट वही हो रहा है, आपकी और हमारी और देश के सबसे गरीब लोगों की सबसे ज्यादा जो संपदाएं हैं उसको लूटा जा रहा है, जो उनको बराबर की मिलनी चाहिए।
उसको लूटा जा रहा है। वो है लोकतंत्र की हत्या करने की वजह उन लोगों की जो देश को लूटना चाहते हैं, आज भी लूट रहे हैं और पहले भी लूटना चाहते थे। आज वो पिछले 10 सालों से पूरी ताकत से लूट पा रहे हैं। लूट पहले भी रहे थे, इसमें हमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज कुछ ऐसी चीज हो रही है जो पहले नहीं होती थी। हाँ, इस विभत्स तरीके से, इस खुलेआम हो रही है जैसी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये फर्क है। अब बचाने के लिए जो मैं इस बात को भी बार बार अपनी मेरी जिन लोगों ने भी स्पीचेस देखी होंगी, एक बात और बताता हूं कि 4 तरह के नौकर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने रखे हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव जो हमारे प्रधानमंत्री और आपके चीफ मिनिस्टर, आजकल जो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और जनता के नहीं है, और आपके यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ईवीएम के चीफ मिनिस्टर जो है, और दूसरी जगहों के ईवीएम के चीफ मिनिस्टर जनता के नहीं है। पहले तरह के नौकर हैं। दूसरे तरह के नौकर हैं जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिसमें आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, ये सब आपके नौकर हैं, जनता के नौकर। फिर जुडिशरी जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप सबके नौकर हैं। ये थोड़ी सी अजीब लगती है लोगों को बात, लेकिन सच्चाई है। जो भी व्यक्ति संविधान से कोई भी ताकत लेके कुछ भी काम करता है, वो जनता का नौकर बन जाता है। उसको एक खास तरह की ताकत मिल जाती है और एक प्रिविलेज मिल जाती है। जैसे वकील भी हैं। अभी मैं वकालत नहीं कर रहा हूं तो मैं मालिक हूं। जब मैं बैंड लगा के कोर्ट में अपेयर होता हूं तो मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन जाता हूं। कानून और संविधान से मुझे ताकत मिल जाती है। उस समय मैं जनता का नौकर हूं। फिर एक महत्वपूर्ण नौकर है और प्रेस, जो चौथा स्तंभ कही जाती है, वो हमारे जासूस होते हैं। आजकल डबल एजेंट हो गए ज्यादातर, बहुत कम बचे हैं। तो ये है बुनियाद बाबा साहब के संविधान के ढांचे की, जो लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी भी और देश में डेमोक्रेसी स्टार्ट होते ही सबसे पहला देश हमारा था जिसमें एक वोट का अधिकार सबको बराबर से मिला था। ये आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए बात। अमेरिका में भी ऐसा नहीं था, ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं था शुरू से। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन पूछते हैं तो मैं अपनी बात करते करते बीच बीच में कुछ बताता हूँ कि जी यहाँ से टीप लिया, वहां से देख के बना दिया, वहां से। अच्छी चीजें कहीं से नहीं है तो वो अच्छी तो अच्छी रहेगी। जैसे सच बोलना अच्छी बात है तो अच्छी बात रहेगी ना। इंसाफ, बराबरी, दुनिया का हर मजहब कुछ मानसिकताओं को छोड़ के इंसाफ और बराबरी ये तो कहता है, वही तो है भारत का संविधान भी। आप कोई भी धर्म ले लें, कोई भी महापुरुष ले लें, उसने सबने कुछ लोगों को छोड़ के इंसाफ, बराबरी को सबसे बुनियादी बात बताई है। वो तो सब जगह आनी पड़ेगी ना। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो इंसाफ और बराबरी तो आएगी उसमें। तो मेरा, अब मैं विषय पे आ जाता हूं। तो इन सब लोगों का, इन नौकरों का, और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता आज। इन सभी नौकरों का कान पकड़ के इनकी जगह दूसरे नौकर बनाने का अधिकार और हक ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, गारंटी है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसके अलावा संविधान है। सिर्फ संविधान की मूलभूत भावना के कुछ मालिक जो संख्या में किसी भी वजह से कुछ समय के लिए ज्यादा हो जाएं तो इंसाफ और बराबरी कोई छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संविधान है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि अगर एक आदमी पूरे देश में इंसाफ मांग रहा है और वो सही, सच पे और इंसाफ पे खड़ा है, तो पूरा देश भी मिलके उस आदमी के सच और हक को क्रश नहीं कर सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। ये है रिजर्वेशन और दूसरी चीजें जो आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों की बात मान के उस चीज पे आ रहे। खैर, तो जनता की ये ताकत कि वो किसी का भी कान पकड़ के उतार सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
अगर किसी तरीके से कोई हाईजैक कर ले, उसी को खत्म कर दे, तो इससे बड़ा हमला डेमोक्रेसी के ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये इस तरीके से है जैसा आपको ये कह दिया जाए कि आप सब लोग गुलाम हो, आज के बाद देश की जनता की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है, वो उससे खुश हो जाएगी, उससे तालियां और ताली और थाली और जो भी बजाना है बजाएगी, जो कोई व्यक्ति नौकर की जगह मालिक बन बैठने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जो ये ईवीएम है, ये जनता की बुनियादी ताकत कान पकड़ के हटाने की, इसको छीन लेने के लिए एक ऐसा तरीका है जो जनता को नजर भी नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए कल से वोटिंग का अधिकार बंद, तो आप लोग सड़कों पे आओगे डेमोक्रेसी बचाने सीधी। एक देवा साहेब साहब है, उन्होंने एक किताब लिखी है इमरजेंसी के ऊपर, वो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको पढ़ें कि एक एक्चुअल इमरजेंसी जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये इमरजेंसी है, जहां ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक प्रोविजंस आ गए। और उन सभी प्रावधानों में सबसे खतरनाक, सबसे बुरा प्रावधान जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। अब मैं विषय पे आ जाता हूं। बुनियाद आपको समझ में आ गई है, सीरियस कितना इशू है। और ये कोटा शहर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। अगर जनता के हाथ में वो कान पकड़ने वाली स्थिति होती, तो जो जहाँ के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं उनके बारे में कि वो हर इंस्टीट्यूट में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं उनके मालिकों से। इसके बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं ये वो क्यों कर पा रहे हैं, और आपका शहर की एक इतनी बड़ी खुशहाली का जो रास्ता है वो बंद क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आपका वोट का अधिकार मायने नहीं रखता। उनको पता है वो कोई भी अन्याय, कोई भी दुराचार, कोई भी अत्याचार कर सकते हैं, और फिर आप लोगों को ये भी दिखा सकते हैं कि फिर भी आप उन्हें चुन के भेज रहे हो। तो वो पॉपुलर भी हैं, आप लोगों के पसंदीदा भी हैं, ये आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आप बताओ कोई रास्ता ऐसा बचा है जो लूटमारी करने से किसी को भी रोक ले? कोई फरिश्ता भी होगा ना, कोई ऐसा तरीका हाथ लग जाए उसके कि वो अच्छा भी बना रहे, पॉपुलर भी बना रहे और लूटमारी भी करता रहे, और जनता उसे वोट भी ना दे, जनता उसे नापसंद करे, उससे नफरत करे, फिर भी वो जनता को ये बताने में, ये धोखा देने में सफल रहे कि मैं आप सब लोगों के पसंद से वोट से जीत के आया हूं। इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है डकैती डालने का? ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके लिए। अब मैं बुनियाद से शुरू करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ऐसा प्यार क्या है? ये कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है कि जान दे देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, कुछ भी कुछ कुर्बानी देने को तैयार, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसी तो चीज नहीं ना कोई। मैं चुनाव जीतने वाला हूं, पहले मैं लॉजिक, बुनियादी लॉजिक है जो आप सब भी देते रहते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं कि भाई मुझे इलेक्शन जीतना, जनता मुझे जीतना है। क्या पेपर बैलेट से कराओ या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराओ, मुझे फर्क नहीं। कौन आदमी है जो ये कहेगा कि नहीं मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जो आप छू के नहीं देख सकते अपना वोट? ऐसे नहीं देख सकते। आप देते टाइम डायरेक्टली वोट नहीं देते, आप वोट की छवि देते हो, सिर्फ जो आप बटन दबाते हो वो वोट नहीं है, इसके अंदर है वोट। आप मान लो आपने बटन दबाया तो आपका वोट गया, ये मान लो वाली बात जो है वो पेपर बैलेट में नहीं है। ये मान लो वाली बात कराने के लिए जो जिद कर रहे हैं वो ईमानदार हो ही नहीं सकते, ये मेरा कहना है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साइबर अरेस्ट हो रहे हैं आजकल, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं ना कोई, तो पूरा देश डिजिटली अरेस्टेड है इसमें, वो ईवीएम के जरिए से। इतनी सीरियस बात है। अगर मोदी जी ईवीएम के पीएम नहीं है, जनता के पीएम है, तो करा ले वोट पेपर बैलेट से।
आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैंने जान के नीचे किया, मुझे लग रहा है जोर से जा रही है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पेपर बैलेट से पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे चुनाव, नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका, और ये दुनिया भर में मानी हुई बात है, कोई इसे मना नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका जो है वो पेपर बैलेट से है, ईवीएम से नहीं। सबसे ज्यादा सस्ता तरीका ईवीएम से है, नहीं है, पेपर बैलेट से है। सबसे ज्यादा जल्दी चुनाव कराने वाला तरीका पेपर बैलेट से, ईवीएम से नहीं है। ये सब धोखाधड़ी हो रही है कि जल्दी होता है, रिजल्ट जल्दी आता है, ऐसा होता है? 1984 में चुनाव हुए थे ना, 2 फेजेस में हुए थे सिर्फ, और 2 दिन में रिजल्ट आ गया था। हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर, 15-20 दिन के अंदर चुनाव खत्म आज होते हैं। इस तरीके से मिर्ची आंखों में झोंकी जा रही है, और आपको यह कहा जा रहा है कि इससे चुनाव जल्दी होते हैं। भाई आप लोगों को चुनाव जल्दी कराने की है किसी को, या काउंटिंग जल्दी कराने की? फिर काउंटिंग भी इससे जल्दी नहीं होती है। अगर सही तरीके से इंतजाम किए जाए तो जितनी जल्दी और या जितनी देर से ईवीएम की मशीनों से काउंटिंग हो सकती है, उतनी जल्दी या उतनी देर से पेपर बैलेट से भी हो सकती है। सिर्फ थोड़े से कार्यकर्ता और लगेंगे। अब कार्यकर्ता और लगाने में बोलते हैं कि वो ये पैसा बड़ा खर्च हो जाता है। ये दूसरा फ्रॉड है। ईवीएम को चलाने के लिए, ईवीएम की ट्रेनिंग देने के लिए साल भर आपके जो जानकार अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी, उनसे आप पूछ लीजिए, साल भर ट्रेनिंग चलती है ईवीएम की, कैसे होना है, क्यों होना है, कहाँ होना है, कहाँ रखी जाएंगी, कहाँ सुरक्षित रखी जाएंगी, कैसे चलाएंगे, क्या नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। साल भर ट्रेनिंग चलती है, साल भर पैसे खर्च होते हैं, और फिर जो चुनाव की प्रक्रिया इतनी सिंपल है उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जा रहा है। और मैं ये बात बार बार इस बात को जिम्मेदारी से बोलता हूं हर जगह इस देश में, और ये साबित करने के लिए हमने बहुत पापड़ खेले। सिर्फ मुश्किल से 5 लोग ऐसे होंगे जो ईवीएम से चुनाव होते कैसे हैं, जो चुनाव आयोग ने तरीका बनाया है उसकी जानकारी रखते हो। मैं उनमें से एक हूं, और मुझे 75% के आसपास ईवीएम से चुनाव कैसे होते हैं इतनी जानकारी है, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जो बाकी 4 लोग होंगे उनको भी, किसी को भी 75% की जानकारी होगी तो मैं उन्हें सहयोग करूंगा, ऐसा है ही नहीं। 75% भी आज तक देश में किसी को नहीं पता है कि ईवीएम से चुनाव कैसे होते हैं। ऐसे तरीके से चुनाव कराना है जिसका किसी को समझ में ही नहीं आ रहा पूरे देश में। क्यों? क्योंकि पर्दा रखना है और फ्रॉड करना है। और इसी चीज का हमने दुनिया के सामने एस्टैब्लिश किया। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। ईवीएम अच्छा है, बुरा है, खराब है, सही है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि दर्जनों केस, 50 के करीब केस गलत तरीके से लड़ने की वजह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं, और इससे भी ज्यादा अलग अलग हाई कोर्ट्स में हारे हैं। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है कि इस वजह से है कि इन केसेस को आज तक ठीक से नहीं लड़ा। अब इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं वो अकेला व्यक्ति हूं, या हमारा संगठन वो अकेला व्यक्ति है, या जो हमारे मुट्ठी भर साथी हैं, देवासायम साहब, प्यारलाल गर्ग साहब, राजू पुरलेकर साहब, ये सब लोग जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। ये मुट्ठी भर साथी बचे हैं, ये कोलसे पाटिल साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, प्रभाकर परकाला साहब, तो हम लोग रिजल्ट ला के दे रहे हैं ना। हम लोग आखिरी बचे हैं जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट से डिस्मिस नहीं हुए पूरी तरीके से। तो हम
अब जब ये इतने सारे केस हम हार चुके तो हमारे पास लड़ने के लिए बहुत कम स्कोप बचा था। 5 जनवरी 1924 कल, यानी कि आज 1 साल पूरा हो गया। 4 तारीख है, 5 तारीख है ना, 1 साल और 1 दिन हो गया जब मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आंदोलन शुरू किया था। हमसे पहले बहुत लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन किसी ने जड़ नहीं पकड़ी। हमने जो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, और यही था 5 जनवरी से पहले, कि आप लोग किसी प्रकार से मशीनों को ठोक पीट के सही कर लो, पर चुनाव मशीनों से ही करा। हमने आके लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव कानूनी तरीका है, पेपर बैलेट से ही चुनाव कराने का पहला तरीका है, बाय डिफॉल्ट पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। और जितने ईमानदार लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वो सब हमारी बात मान गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल्स थे, यानी कि प्लांटेड लोग थे इस आंदोलन पे ईवीएम के, जो बार बार इसमें अड़ंगी लगा के गिरा रहे थे, वो नहीं माने। वो आज भी ये कहते हैं किसी भी प्रकार से ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, इसमें ये ठीक कर लो, इसमें वीवीपैट लगा दो, इसमें 100% काउंटिंग करा दो, इसमें ये करा दो, इसमें वे करा दो। वो सब लोग या तो पूरी समझ नहीं रखते, या फिर वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा भेजे गए इस आंदोलन को खत्म करने वाले लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आके बात करने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे बहुत बात करते हैं, मेरे आमने सामने आके एक भी व्यक्ति, कोई भी टेक्नोक्रेट, और ये कुरैशी साहब और रावत साहब हैं जो 2 बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे खिलाफ उतारे गए थे, बहुत दिन से 1 साल होने को आया, वो भी आमने सामने बैठ के मुझसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईवीएम में सुधार कर लो थोड़ा, रहने के ईवीएम, और इसके लिए बहस करने को तैयार नहीं है जनता के सामने, क्योंकि मैं किसी से जाके बंद कमरे में तो मिलता नहीं। आप बैठो, लाइव टेलीकास्ट होगा, झूठ का झूठ, सच का सच आपके अपने मुंह से मैं कहलवा दूंगा। इसी बात के लिए मैं जाना चाहता हूं। मैं कुरैशी साहब से कहलवा दूंगा कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव नहीं हो सकते। आप सबके माध्यम से भी मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, कभी आ जाए, रावत साहब और कुरैशी साहब दोनों आ जाए, ये बात उनके मुंह से कहलवा दूंगा मैं, अगर वो लाइव डिबेट में आए दोनों के मुंह से, कि पेपर बैलेट इस देश का सबसे सुरक्षित, दुनिया का सबसे सुरक्षित तरीका है, और ईवीएम सबसे खतरनाक तरीका है, सबसे खतरे वाला तरीका है, और सबसे सस्ता तरीका पेपर बैलेट का, ये नहीं कहलवाऊंगा मुझसे, और महंगा तरीका ईवीएम से, सबसे ज्यादा टाइम ईवीएम से लगता है, ये भी उनके मुंह से ही कहलवाऊंगा, और सबसे कम टाइम पेपर बैलेट से लगता है। फिर भी नहीं आते तो वो ईमानदार हैं क्या, ये मैं आप लोगों को पूछूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने तो जब ये ईवीएम का आंदोलन दोबारा जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से एकदम दोबारा जोर पकड़ा ना, तो उन दोनों को भी आरएसएस ने उतार दिया मैदान में, और लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को उतारा, कि भाई किसी तरीके से ये ईवीएम की बात हटा दो चर्चा, बस कुछ भी आप कहो कि बीजेपी जो है कम्युनल पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अडानी अंबानी यूसुफ लुलू ने देश लूट लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये कहो उन्होंने पैसे देके चुनाव जीत लिए, वोटर्स को 10-10 हजार दे दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये तक कहो कि वोटर लिस्ट में धांधली कर दी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है वोटर लिस्ट अगर आप ठीक भी करा लोगे, धांधली पकड़ भी लोगे, तो मशीनों से जीत जाएंगे वो। तो अगर ये इतनी, और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जब आंदोलन दोबारा जोर पकड़ा ना, हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए, बुरे टाइम में मुट्ठी भरी बचे थे बस, जब ये आंदोलन कमजोर हुआ था, और इसीलिए लोकसभा में 240 सीटें आई, वरना 50 सीटें नहीं आती बीजेपी की अगर आंदोलन कमजोर नहीं होता। तो खैर, ये तो इतनी बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की, तो लड़ाई इतनी बड़ी है, हम लोग बिल्कुल हैरान नहीं है। हमारे यहाँ चोट नहीं लगेगी, क्योंकि सामने वाले दुश्मन को हम जीत सकते हैं, लेकिन पीछे अगर मैं पीठ दिखाऊं तो घाव ही घाव मिलेंगे, और यही हमारे मुट्ठी भर साथियों का सबका हाल। लेकिन जनता तो खुद हमसे बोल रही है ना, हम नहीं। और मैं सलाम करता हूं मार्केटवाड़ी के जो
लोग है ना मार्केटवाड़ी जो गांव है जिन्होंने कहा कि आप मॉक पोल करेंगे पेपर बैलेट से, मतलब उनपे देशद्रोह का इल्जाम तुरंत देशद्रोह। कौन सा ऐसा काम कर दिया था? क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने रंग पकड़ी ना, उन्होंने और भी अच्छे तरीके से रंग पकड़ी। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी पहली जब चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस जी जो ईवीएम के सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने जब अपनी जीतने के बाद पहली स्पीच दी तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया कि आप दुनिया में किसी को वकील कर लो, किसी से आंदोलन लीड करा लो, ये महबूब राजा से मत कराओ। ये आप लोग सब जाके देख सकते हैं उनकी पहली स्पीच। तो हमें पता लग रहा है हम सही रास्ते पे हैं। और आज जो ये मीटिंग कोटा में है, ये हमें बता रही है कि हम सही रास्ते में हैं। इनकी किसी की कोई हैसियत और औकात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून से न प्रधानमंत्री जी ऊपर है जो ईवीएम के सीएम है, न देवेंद्र फडणवीस साहब जो ईवीएम के सीएम है वो ऊपर है। देश के संविधान के आगे आज नहीं तो कल सबको सर झुकाना पड़ेगा और अपनी अपनी सजा पानी पड़ेगी जो कानून ने निर्धारित की है। और ये इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, बचेंगे नहीं है। ये मेरी गारंटी है जो मैं देश भर में घूम घूम के जा रहा हूं ना, ये है। तो हमने क्या किया? सिर्फ हमने तो सीधा सीधा फॉर्मूला बताया जी। आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपने बताया जाके खुद के ईवीएम के द्वारा चुनाव जो सुरक्षित है वो इन प्रोटोकॉल्स, इन हमारी गाइडलाइंस और इन हमारे ऑर्डर्स की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि ईवीएम से जो चुनाव कराते हैं वो सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। जो इस तरफ से सारे पिटिशनर्स जो मैं कह रहा हूं ना, पीठ पे ज्यादा घाव है, आप लोग से मेरी गुजारिश है वो नेट पे अवेलेबल है, जजमेंट जाके देख लें। 26/4/2024 की जजमेंट ईवीएम को सही ठहराने वाली नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसका पहला पैराग्राफ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं खुद पढ़ लें, जिसमें ईवीएम का विरोध करने वाले सभी लोगों ने एक जबान होकर सारे पिटिशनर्स ने ये कहा है कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई भी शक नहीं है। पढ़ लें आप जाके, तब आपको समझ में आएगी कि हो क्या रहा है देश में। सीधा हम सुप्रीम कोर्ट को शक के दायरे में एक झटके में ले आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शक के दायरे से किसी को भी ऊपर रखना चाहिए, चुनाव के मामले में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण चीज ही कोई नहीं है, मैंने अभी आपको बता दी, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। जितना ये अडानी साहब पैसा लूट गए ना, ये इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो ये जो वोट का अधिकार है उसको बचाने के लिए हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आपने ये एक जबान होकर बोला है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्मिस करने के लिए कही है वो ये कही है कि आपने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो ये दो चीजें हमारे सामने बिल्कुल साफ तौर पे आ गई, जिसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि जब आप लोग ये खुद ही कह रहे हो कि चुनाव आयोग एक बहुत ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर शक क्यों करेगी? जबकि भूल जाइए सारे सबूतों को, भूल जाइए बाहर हम लोग क्या बोल रहे हैं। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, ये पहले दिन से बोल रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी ताकत लगा के बीजेपी और आरएसएस के हर कैंडिडेट को ईमानदारी ना करके जिताने की कोशिश कर रहा है। ये बात हम कह रहे हैं, लोग और लोग भी कह रहे हैं। कोर्ट में जाके आप ये बोलोगे कि हमें उनकी ऊपर 0% भी शक नहीं है, तो हारने के लिए आपने सबसे बड़ा कदम उठा दिया। अब एक वो संवैधानिक बॉडी है, उस पर आपको शक भी नहीं है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक ही है ना। फिर इस तरह से बहस हुई है आपके केस की। दूसरा सबूत कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले चीज तो हमने पिटीशन डाली उसमें पहले बोला यही जो मैं बता रहा हूं, चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको जो चुनने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी उसको चेंज कर दिया एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जो मेरा हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर चेंज किया। तो इसलिए चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है। हम नहीं कह रहे कि वो ईमानदार, पहली तोड़ हमने ये रखा। आप लोग बहुत लोग हैरान होते होंगे ना कि मैं इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल क्यों करता हूं, क्योंकि नैरेटिव तोड़ना है ना। जो नैरेटिव आरएसएस द्वारा स्थापित किया गया कि चुनाव आयोग ईमानदार है जबकि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। हर वो व्यक्ति जो उसे ईमानदार कहता है वो मेरे ख्याल से आरएसएस का एजेंट है या वो समझदार नहीं।
सीधी सी बात। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो आएगा वो ईमानदार या बेईमान की श्रेणी में या नासमझ की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा सबूत, सबूत इकट्ठे करने के लिए तो वो तो सबके सामने चैलेंज है। सबूत लाओ, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है डेटा मत लाओ। किसी एजेंसी का, हालांकि ये थोड़ी विचित्र सी बात थी लेकिन है तो है, अब क्या करें, जो सिस्टम में बाउंड्रीज बनी हुई है उससे बाहर तो नहीं जा सकते ना। तो किसी स्टडी को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हम नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो हम स्टडीज क्यों माने, प्राइवेट बॉडीज की नहीं मानेंगे। लॉजिक दिया आप सुप्रीम कोर्ट ने, आप ही तो कह रहा है ईमानदार है, तो सबसे बड़ी संस्था ही है ये इलेक्शन कराने की, इसकी बात क्यों ना माने। आपकी प्राइवेट बॉडीज, जो आपके जजेस, ये दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दुनिया भर के, उनकी बात क्यों माने, ये तो सबसे बड़ी एक्सपर्ट खुद ही है। अब दूसरा सबूत बताओ, सबूत इकट्ठे करने के लिए, और मेरी बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई इस बात के लिए कि मैंने स्वयं रामपुर से चुनाव लड़ा सिविल सोसाइटी के कहने पर, सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, देवा साहब साहब जैसे लोग हैं। रामपुर से चुनाव मैंने लड़ा इसलिए कि मैंने मशीनों को हाथ लगाने की, उसको देखने की आंखों से एक ही जगह होती है, वो है चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान सबूत इकट्ठे करने के लिए हमने चुनाव लड़ा, और जो मैंने देखा, मुझे अंदाजा तो था, लेकिन मेरे जैसे इंसान ने भी, जो बहुत कम हैरान होता है, मतलब हैरान नहीं होता मैं ज्यादातर, मैंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। इतनी बड़ी, मतलब आंखों में घुस के सुप्रीम कोर्ट में झूठा या एफिडेविट फाइल कर दिया। एक एक बात, तो इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूं, कुरैशी साहब, रावत साहब और जितने भी वैज्ञानिक अपने आप को बन रहे हैं ना, कोई किसी का एडवाइजर और किसी का एडवाइजर, उनसे मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ चुनाव आयोग सिर्फ एक मशीन का पूरे देश में, जो आज तक लाखों लाखों मशीनें इस्तेमाल की है ना, 2000 लोकसभा के 2024 से लेकिन आज तक महाराष्ट्र के चुनाव तक, एक मशीन का एंड टू एंड कानून का पालन होते हुए, जो एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और जो एफिडेविट मेरी पिटीशन में फाइल किया कि हम इस तरीके से सबकी वीडियोग्राफी कराते हैं और इस तरीके से सारा काम होता है, एक मशीन पे तो दिखा सकते हैं ईमानदारी से चुनाव हुआ, एक मशीन पे नहीं दिखा सकेंगे। इसीलिए मुझे फेस नहीं करते, फेस टू फेस। रामपुर के चुनाव में खुद चुनाव आयोग की वीडियो जो हमें सप्लाई की गई, उसमें जो एसएलई होता है ना, बहुत अब तो सबको पता लग गया ना एसएलई क्या होता है, सिंबल लोडिंग यूनिट, जो हर मशीन के साथ कनेक्ट होता है, जो बीईएल के और ईसीआईएल के इंजीनियर लाते हैं। मेरे पास चुनाव आयोग की दी हुई वीडियोग्राफी है रामपुर की, जिसमें उनका जो टीम लीडर था ना इंजीनियर्स का, जो 10 के करीब इंजीनियर्स आते हैं एक लोकसभा में, 10-12 जितने, टीम लीडर ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, और ये मैं इसे अनसील तरीके से लाया हूं, मुझे मुरादाबाद से दे दिया। इतना बड़ा एक माउस जैसा होता है एसएलई, ये चुनाव आयोग की वीडियोग्राफी में कह के चुनाव आयोग जेल में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये मुझे बता दीजिए कि मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या है, मुझे तो किसी ने दे दिया और मैं आके, मुझे नहीं पता क्या है इसमें। और वो कौन है? इंजीनियर, टीम लीडर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, और जो वीडियोस नहीं है उसमें आप समझ सकते हैं हेराफेरी हुई ही होगी, क्योंकि उस दौरान की वीडियो दे ही नहीं रहे। हमने जो पहला ऑर्डर लिया था वो यही लिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब हम ये वाला मुकदमा हार गए थे इंडिया में, कि चुनाव की घोषणा होने से 6 महीने पहले एक चीज होती है, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग, वहां से शुरू होके और काउंटिंग के बाद तक, जो काउंटिंग होने के बाद मशीनें सुरक्षित रखी जाती है, वहां तक एक एक क्षण की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, यानी कि कैमरे में कैद होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी और कानून का पालन किया गया है नहीं किया गया, वो वीडियोग्राफी सुरक्षित रखी जाए। ये मेरा पहला ऑर्डर था। अब मैं वही कह रहा हूं कि वो हरियाणा के चुनाव से ये लोग डर क्यों गए थे, क्योंकि इनके तरफ एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई आ गई, इसीलिए कानून बदला।
तो मैं क्या कह रहा हूं सिर्फ कि ये मशीनें की वीडियोग्राफी हर एक नागरिक का अधिकार है, वो ले ले। हाँ, कैंडिडेट को ये फ्री में मिलती है और किसी और व्यक्ति को फीस देके मिलती है, तो मुझे ये फीस ये लो और मुझे दे दो। चुनाव आयोग ने हरियाणा में क्या बहस की कि प्राचा साहब बड़े किसी साजिश का हिस्सा है, ये देश में कुछ बहुत बड़ी अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, मतलब एंटी नेशनल तक मुझे कहने की चेष्टा की कोर्ट के अंदर। इसी बात के लिए क्यों कि मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो रोज बोलता है ना डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, सुना है ना आप सब लोगों ने? हमारे 3 मूल मंत्र हैं, चुनाव निष्पक्ष है, उसके 3 मूल मंत्र हैं। चुनाव आयोग, राजीव कुमार जी को देखा होगा आपने, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर ना करने के लिए नो डिस्क्लोजर नो डिस्क्लोजर नो डिस्क्लोजर बोला चुनाव आयोग ने कोर्ट में कि ये आदमी जो है बड़े खतरनाक हैं। ना इन्होंने फिर जब खतरनाक वाली बात नहीं चली तो चलिए, इन्होंने ना तो हरियाणा के रहने वाले हैं ये, ना इन्होंने चुनाव लड़ा है, ना ही वहां के वोटर हैं। कोर्ट ने ये भी नहीं माना कि भाई आप पैसे लो इनसे, जो भी पैसे लेने और दो। तो अब दो रास्ते, दो कुआं और खाई आ गई मोदी जी, अमित शाह जी के सामने और राजीव कुमार जी के सामने। अगर देते हैं तो साफ नजर आ जाएगा कैसे धज्जियां उड़ाई हैं अपने ही सारे नियमों की और अपने कानूनों की। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव निरस्त हो जाएगा। ये भारत का संविधान और कानून कहता है, अगर आपने कानून का पालन किए बगैर कानून तोड़ के इलेक्शन कराया तो वो चुनाव निरस्त हो जाएगा। एक रास्ता होता मुझे दे दे और उसमें से नजर आ जाए, और दूसरा ये कि वो आधा अधूरा दे। तो इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूं, मैं पकड़ लूंगा। मैंने तो पहले ही ऑर्डर करा रखा है कि शुरू से लेकर अंत तक सबका वीडियोग्राफी होगी, तो वो फंस गए। अब एक ही तरीके से बचने का रास्ता था उनके पास, वो तब था अगर उन्होंने ईमानदारी से चुनाव कराया होता, कानून और संविधान के हिसाब से चुनाव कराया होता, तो वो मुझे दे देते, मैं वो देख लेता और मैं ये जान जाता कि चुनाव ईमानदारी से हुआ, फिर बात खत्म। या मुझे झूठा साबित करने के लिए उनके पास रास्ता था ना कि वो खुद चुनाव आयोग या अपनी वेबसाइट पे डाल दे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तब मैं झूठा साबित हो जाता, बात खत्म। अब अगर ये नहीं है, मैं झूठा नहीं हूं और वो सच्चे नहीं है, तो क्या है? चुनाव में बेईमानी हुई है। इसी वजह से मेरे पीछे जो पड़े हुए हैं वो इस वजह से पड़े हुए कि किसी के और पास चले जाओ, किसी की बात मान लो, ये मैन्यू प्राचा को इससे बाहर करो और ईवीएम की बात मत करो। आप ये बोल दो कि हमने ये कर दिया, हम चाइना से मिल गए, पाकिस्तान से मिल गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम की बात मत, क्योंकि बाकी सारी बुराइयां सही हो सकती हैं अगर ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो गया। लेकिन अगर ईवीएम का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई ठीक करने का कोई स्कोप ही नहीं। ये है बात सीधी सी। तो अब हमारे रास्ते में इतनी, इसीलिए उन्होंने कानून ही चेंज कर दिया। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग हर चाल की 10 चालें आगे सोच के चलते हैं, तो मेरे पास तैयारी थी पूरी और मैं तो खुश हो गया कि वो मेरे चाहे हुए जाल में खुद ही फंस गए। ये कानून बदल के उनको मुझे और ज्यादा मटेरियल देना पड़ेगा, वो मैं अभी पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता, लेकिन वो मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए। ये बात मैं पब्लिक डोमेन में बोल दी। अब जो उनके सारे स्लीपर सेल्स थे ना, सब एक्टिव कर दिए उन्होंने एक साथ, कोई भी नहीं छोड़ा, सब आ गए। ईवीएम अच्छा है, राजा साहब की बात छोड़ो, ईवीएम की बात मत करो, कुछ भी बात करो, चुनाव में रिफॉर्म्स होने चाहिए, पैसे का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और जी ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर दी। मैं कब कह रहा हूं नहीं हुआ है सब, ये सब हुआ है, उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज ईवीएम है। मैंने वोटर लिस्ट में धांधली के लिए भी कानूनी कार्रवाई जारी कर रखी है। मैंने एफआईआर कराने की कार्रवाई जारी कर रखी है चुनाव आयोग के खिलाफ भी, और जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, किसी और ने नहीं की। तो हरियाणा का चुनाव, ये जो हरियाणा का ऑर्डर आया, उससे स्लीपर सेल ने सबसे पहले क्या काम किया? एक तो मेरी तारीफ की बहुत सारे स्लीपर सेल्स ने, बहुत सारे, कि राजा साहब ने कमाल कर दिया और ये हो गया और वो हो गया। और कांग्रेस पार्टी ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। और मैं क्या बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा सीधा, वो हमारा नुकसान करेगा, वो
आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है बिना तैयारी के सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों है? और जाना भी था तो हमसे पूछ के जाना था, बात ही नहीं की हमसे। इतना मुश्किल ऑर्डर लेके हम हर जगह से आ रहे हैं, हर कोर्ट से, जो कोई नहीं जीत रहा वो हम जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इतना भी नहीं था कि वो कम से कम पूछ तो लेते डालने से पहले। और डालने की जरूरत क्या थी, इमरजेंसी क्या थी तुरंत डालने की, आप ये बताइए। 6 हफ्ते का टाइम पूरा हो जाता, चुनाव आयोग ने तो मुझे मना नहीं किया ना आज तक देने से, अभी तक मना नहीं किया है। आप लोगों को हैरानी होगी ये जान के, अभी तक ऑफिशियली मुझे कोर्ट का रेफरेंस देके ऑर्डर कर मना नहीं किया चुनाव आयोग ने। अच्छा, अगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाते, जो मैं चाहता था कि वो जाए ना चुनाव के, ये कि हरियाणा का ऑर्डर बड़ा खराब आ गया, हमें इसे ओवररूल कर दो, वो जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें साबित करना पड़ेगा पहले दिन ही कि ये ऑर्डर में कमी है, और ऑर्डर में कमी निकालने के लिए उनके पास कोई वजह ही नहीं है। तो उन्होंने किसी और से पिटीशन करवा दी। उसमें जो कांग्रेस के अंदर जयराम रमेश जी और वीनू गोपाल जी जो स्लीपर सेल है मेन, और भी है बहुत सारे, उनका वक्त आने पे सबका नाम मैं खोलूंगा, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने एक पिटीशन डलवा दी। क्यों? अब उसमें कम से कम नोटिस तो होगा, चुनाव आयोग को बहाना मिलेगा मुझे ये वीडियोग्राफी ना देने के लिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका हम इंतजार करना है। ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है। और मैं स्लीपर सेल्स को, हमारा जो टारगेट नंबर 1 है ना, और हमारे बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, अब वो ये तरह तरह के स्लीपर सेल्स हैं जो आरएसएस और बीजेपी हमारे ऊपर अनलीश कर रही है। तो उसके लिए आप जैसे संगठनों का सहयोग आवश्यक है कि ये जन आंदोलन बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो भी स्लीपर सेल है उसको हटा दीजिए बस अब, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लीडरशिप 100% मेरे से कन्विंस है, मेरी बात से कन्विंस है कि पेपर बैलेट का ही कानूनी तरीका है, ईवीएम से गैर कानूनी तरीका है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सबसे सेफ, सुरक्षित, सस्ता, जल्दी का तरीका पेपर बैलेट है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो ऑपोजिशन में है आज टॉप लीडरशिप आज 100% सेम पेज पे है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। हर एक पार्टी के 90-95% कार्यकर्ता इस बात से कन्विंस हैं। जनता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जनता तो हमें ही कह रही है कि आप लोग और ताकत लगाओ, आप ठंडे मत पड़ो। तो ये जो स्लीपर सेल्स हैं, आज पहली बार ये कोटा की धरती से ये ऐलान हो रहा है कि अब हमारा आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रह गया वो स्लीपर सेल्स और आरएसएस के एजेंट जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में ऑपोजिशन की घुस गए हैं, उनको निकालना है। उसमें आप लोगों के आगे मैं निवेदन करने आया हूं कि उसमें हमारी मदद करें। आपके यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं, मुझसे ज्यादा आपको पता है, जो अभी चादर तान के सो रहे हैं। जनता ने वोट दिया, बीजेपी को हराया, फिर भी वो सरकार बना दी और कोई परेशानी नहीं है। हरियाणा में जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है, कोई परेशानी नहीं। महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत परेशानी है, वहां पे हमारे कहने से पिटीशन डाल रहे हैं, लेकिन वहां भी बहुत बड़ा सबोटाज हो रहा है, क्योंकि चुनाव को खत्म कराने का एक ही एक तरीका है, चाहे आपने बूथ लूट ही क्यों ना लिया हो वीडियोग्राफी में, उसको खत्म कराने का एक तरीका है इलेक्शन पिटीशन डालना। आज सारे स्लीपर सेल्स इसके एक्टिव हैं कि महाराष्ट्र में 6 तारीख तक कल आखिरी दिन है कि 150 से ज्यादा पिटीशंस ना डलें, वरना महाराष्ट्र की सरकार में 150 से ज्यादा सीटों पे दोबारा चुनाव होने की संभावना बहुत मजबूत है, क्योंकि ऐसा हमने फुल प्रूफ केस बना लिया है, उसकी तैयारी कर ली है। तो सारे स्लीपर सेल्स अभी इस बात पे लगे हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पे पिटीशन ना डले वहां पे। इतनी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन गुड पॉइंट ये है कि हम लोग जीत रहे हैं, इसीलिए इतनी बेकरारी, इतनी तैयारी और इतना पूरी ताकत से हम पे हमला, ये इसलिए कि हम लोग जीत रहे हैं। जीतने की एक और वजह भी बता दूं मैं कि 90 से ज्यादा देश में पिटीशंस लोकसभा के चुनाव के खिलाफ फाइल हैं। अगर 90 सीटों पे लोकसभा की चुनाव बीजेपी और उनके जो एनडीए के घटक दल हैं जीती हुई दोबारा चुनाव होगा और पेपर बैलेट से चुनाव होगा, तो क्या मोदी जी जो ईवीएम के पीएम रह पाएंगे? ये आप ही लोग बता दो। ये है, इसीलिए मेरी से दुश्मनी चल रही है। 17 से 18 पिटीशन हरियाणा के चुनाव में डल चुकी हैं। अभी मेरे थ्रू नहीं डली है, लेकिन उसको हम
दोबारा से ऐसा बना सकते हैं कि वो सीटों पे चुनाव दोबारा हो जाए पेपर बैलेट के माध्यम से। अब सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये काम 5 साल से पहले आज तक हुआ नहीं, लेकिन मुश्किल कामों के लिए ही तो अम्बेडकरवादी जाने जाते हैं करने के लिए। तो हमने उसका भी तरीका निकाल लिया है कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हम लोग ऐसा कानूनी भी कार्रवाई करेंगे और आंदोलन के माध्यम से भी कि इन सभी इलेक्शन पिटीशंस को 6 से 8 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाना चाहिए, दिस वे और दैट वे। इसीलिए सारे स्लीपर सेल इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है कि 6 से 8 महीने में ईवीएम वाले पीएम और सीएम हट ना जाएंगे। इसके लिए जनता का सहयोग चाहिए स्लीपर सेल्स को हटाने में। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आके गुहार लगा रहा हूं, कोटा राजस्थान एक महत्वपूर्ण जगह, आप लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और होना होना कुछ नहीं है। ये बात हम लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने करके दिखा दी है। मेरे ऑफिस में 18 घंटे की रेड हुई, आज तक मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए जूते मुकदमे लगाने के बाद। तो क्योंकि हम ईमान, देखिए कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं है और मेरे कोई सर पे सींग नहीं लगे हुए या कोई मेरे सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। हम लोगों के पास सटीक स्ट्रैटेजी, हिम्मत है। सटीक स्ट्रैटेजी और हिम्मत, दो ही चीजें चाहिए। इन दोनों चीजों की कमी सारी टॉप पॉलिटिकल पार्टीज में आ गई है। ये गड़बड़ है। जनता लेकिन उठेगी इन दोनों चीजों के साथ। तो ये लोग डरपोक भी बहुत होते हैं। जब चोर होता है ना, उसके पैर नहीं होते, आपसे लोगों ने सुना है। तो ये डर के भागेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जन आंदोलन बन जाए। एक बार पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नेता आपके पीछे आके खड़े होंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको। मैंने देखा है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब ईवीएम का लोकसभा से पहले चुनाव जो आंदोलन चल रहा था ना, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में भी है और सब जगह है। ये मैं आपको कह रहा हूं, यही आपसे निवेदन करने के लिए मैं आया हूं इतनी दूर चल के कि अदालतों में हम जीत रहे हैं। अब हमारा जीतने का समय आता है क्योंकि हमने तैयारी इतनी कर ली। जन आंदोलन आप कर दीजिए, तब ये स्लीपर सेल के खिलाफ नाम लेके जन आंदोलन होना चाहिए। आप भी अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने प्रदेश के स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसका फॉर्मूला सीधा है। जो ईवीएम की लड़ाई में नहीं आ रहा सामने, या उसको ये कह रहा है कि इसको ठीक कर लेते हैं, या ये दूसरा करप्शन का मुद्दा आ रहा है, अडानी फडानी ये सब आता है, तो बोलो पहला मुद्दा ईवीएम रखो, दूसरा अडानी रखो। संविधान बचाने के लिए मैंने आपके सामने यही तो आज आके अपना निवेदन रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ही ईवीएम है। संविधान बचेगा ही ईवीएम के हटाने से, वरना संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा ही ये ईवीएम की मशीनें हैं। तो जो भी व्यक्ति ईवीएम से ध्यान हटाता है वो आरएसएस का एजेंट है। ये डिक्लेयर अगर आप एक जन आंदोलन के माध्यम से करो तो मैं समझता हूं हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और अब तो आप आरएसएस वालों को भी बुरा नहीं कह रहे ना, जो हमारे जैसे लगने वाले लोग हैं उन्हीं को तो कह रहे हैं भाई सभा के अंदर ये स्लीपर सेल है, बीएसपी में ये है, कांग्रेस में ये है। ये बात आप शुरू कर दो, वरना अगर स्लीपर सेल के अपने मुंह पे नकाब रखना है तो आए ईवीएम में हमारा साथ दे ईवीएम हटाने। ये निवेदन करने में आया हूं और उसके लिए हमने जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की है वो मैंने आपको बताई दी है कि हम हर एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी बन जाता है, ईवीएम की मशीनें जो है ना वहीं होती है सारी स्टोर, वहां पे एक छोटा सा एक परमानेंट 11 से 21 लोगों का धरना स्टार्ट करें सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के या डीएम्स के ऑफिस के बाहर, क्योंकि वही डीईओ बन जाता है, वहीं मशीनें सुरक्षित होती हैं साल भर। दूसरा, जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें, लिस्ट बनाएं कौन कौन व्यक्ति जेल में जाने को तैयार है। सीनियर लोग सबसे पहले अपना नाम पेश करें, क्योंकि अब अगर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे ना तो इन्होंने उसका तोड़ सोच लिया, ये उसमें हिंसा कराते हैं अपने ही लोग भेज के, तो उसकी भी तैयारी करके अब हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, छोटा 11 से 21 लोगों का हर एक
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाहर, और लिस्ट देके हम कोर्ट अरेस्ट करेंगे ना, धारा 144 जो लगाते हैं, अब 163 या 67 बन गई है बीएनएस में, वो बीएनएसएस में, तो उसका उल्लंघन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे और बेल नहीं देंगे। अगर लाखों लाखों लोग पूरे देश में ये काम शुरू कर दें तो हमारा काम जो अदालतों का है वो भी आसान हो जाएगा। अदालतों से हमारी डिमांड ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये केसेस समाप्त करें, जैसा कानून में प्रावधान। 5 साल तक का इंतजार नहीं होना चाहिए। ये भी इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। ये 2-4 चीजें जो हैं, अगर आप लोग यहाँ राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं यहाँ से शुरू करें तो जनता आपके साथ जुड़ती जाएगी, आप और हम सक्सेसफुल होंगे, देश में लोकतंत्र बचा पाएंगे, ईवीएम को हटाने के माध्यम से, पेपर बैलेट को वापस लाने के माध्यम से। मुझे बस यही निवेदन आप लोगों के सामने करना था। आप लोगों ने इतनी देर तक बैठ के इतनी बड़ी संख्या में मेरी बात सुनी और ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई सवाल हो तो वो आप पूछ लीजिए, कोई भी शंका हो मन में तो आप पूछ लें, मैं उसका उत्तर देके आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। जय भीम। मैं वही आ रहा हूँ आपके पास। शकील भाई थोड़ा देर रुक जाए, पहले हम आपसे कर लें। अहमद सिराज भाई, यहाँ फोटोग्राफी मत करना इसकी। यहाँ हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और भूतपूर्व रजिस्ट्रार साहब राजकुमार उपाध्याय जी मौजूद हैं। आप भी क्योंकि इस विषय के टेक्निकल व्यक्ति हैं, आपका प्रश्न सबसे पहले लेना चाहूँगा मैं डॉक्टर उपाध्याय। सभी को नमस्कार। महमूद प्रकाश साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ और देश के लिए, हमारे धर्म के लिए सदैव से मैं संविधान को सबसे ऊपर मानता आया हूँ।